हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, कुछ करंट के टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस हफ्ते के टॉपिक है वो सब बताएंगे एक एक करके। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, वाकायामा सरयू, प्रशांत का नील ड्रैगन या नीला ड्रैगन। तो देखो ये आपके सामने फिगर भी दिया गया है। ये यहाँ पर ये एक कैसा लग रहा है, जैसे ड्रैगन टाइप का है। तो इसको क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोज की है इसकी जापान के अंदर। ये जापान का एक शहर है जिसका नाम है वाकायामा। तो वाकायामा पर वहां पर ये ड्रैगन इसका जो जीवाश्म है वहां पर मिला है, क्योंकि जापान के अंदर जो पहला जीवाश्म मिला था वो यहीं पे मिला था, वाकायामा। अब उस जीवाश्म में इनका इसका ढांचा मिला है, जिसको जोड़ने पर ऐसा लगता है जैसे ये एक ड्रैगन हो, ड्रैगन टाइप का हो, और वो भी नीला। और ये कहाँ पर, ये माना गया है ये समुद्र के अंदर रहता था, जो कि एक बहुत खतरनाक शिकारी था। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ा जो मैमल्स होता है वो क्या होता है समुद्र के अंदर, व्हेल मछली। लेकिन ये उससे भी बड़ा और खतरनाक था ऐसा माना गया है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो इसमें क्या है, हाल ही में जर्नल जर्नल ऑफ सिस्टेमेटिक पेलियोंटोलॉजी में प्रकाशित किया गया है इसको। सबसे पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पेन चेंज ब्लैक ले लेते हैं। तो किसमें, पेलियोंटोलॉजी में इसको प्रकाशित किया गया है। और ये कौन से काल का था, क्रेटियस काल का। तो क्रेटियस काल में ये पाया गया था, और ये कैसा है, इस समय विलुप्त हो चुका है, समुद्री, यहाँ पे इसको सही करें, समुद्री सरीसृप। ये किसमें आता है, सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें इसको काउंट किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है, वाकायामा सरयू। क्यों रखा गया है वाकायामा, क्योंकि वाकायामा जीवाश्म जहाँ पे मिलता है, वाकायामा शहर है वहां पर इसको पाया गया है। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको ब्लू ड्रैगन इसका नाम दिया गया है। ठीक है। अब देखो ये कहाँ मिला है, जापान के वाकायामा प्रांत में मिला है, जहाँ जीवाश्म की खोज की गई थी सबसे पहले जापान के अंदर। और यदि इसकी खासियत की बात करें तो इसके सिर भी है, सिर जो कि बहुत बड़ा है सिर। इसके सामने भी पंख है, ये देखो यहाँ पे पंख दिए गए हैं इसके, और इसके पीछे भी पंख दिए गए हैं। तो इसके आगे भी पंख है और पीछे भी पंख है, सिर काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके शरीर के ढांचे की बात करें तो इसका शरीर का ढांचा क्या है, बहुत लंबा है। ये चीज ध्यान रखना। बस आप लोगों को इसमें इतना ध्यान रखना है, जो जापान का वाकायामा सरयू शहर है, वहां पर जीवाश्म जहाँ मिला था वहां पर ये पाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, ब्लू ड्रैगन। बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर आनंद विवाह पंजीकरण नियम ये पारित कर दिया गया है। अब ये आनंद विवाह पंजीकरण नियम है क्या, तो ये ध्यान रखना, ये सिखों से संबंधित है, सिखों की शादियों से संबंधित है। अब सिखों की शादियों से संबंधित है, आओ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये पहले बता देता हूँ, 1909 में सबसे पहले इस प्रकार का अधिनियम लाया गया था, ब्रिटिश काल में लाया गया था। वहां पर ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि इनके रीति रिवाज, इनका खान-पीन, सम्मान के तौर पर आनंद विवाह अधिनियम लाया गया था। लेकिन 2012 में फिर इसमें संशोधन किया गया था। अब इसमें 2023 में संशोधन किया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बना दिए गए हैं। अब इस नियम के अंतर्गत क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें सिखों के जो विवाह होते हैं उसको वैधानिक मान्यता दे दी जाएगी। इस नियम के तहत जो तहसीलदार होता है वही रजिस्ट्रार का काम करेगा, वही इनका पंजीकरण कराएगा। और इस इनको क्या 3 महीने का समय दिया जाएगा, 3 महीने के अंदर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यदि उन्होंने 3 महीने के बाद पंजीकरण करा रहे हैं लोग, तो उनको क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, उनको दंड के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग। तो मैंने पीछे बताया कि 1909 में पहली बार इस अधिनियम को लाया गया था, जिसमें इनके समुदाय के रीति रिवाज और प्रथाओं को स्वीकार किया गया था। 2012 में क्या किया था, इसमें संशोधन कर दिया गया था, जिसमें जो इनके विवाह होते हैं उनको कानूनी मान्यता मिल गई थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आनंद विवाह पंजीकरण किससे संबंधित है, तो सिखों से संबंधित है। पहली बार 1909 में लाया गया, और अब वर्तमान में 2023 में इसमें संशोधन किया गया है। ये चीज ध्यान रखना बस। आगे चलते हैं। हिमालय कांटाबेटिक हवाएं। अब देखो ये हिमालय कांटाबेटिक हवाएं ये है क्या, पहले इन चीजों को समझ लो। देखो ये माना गया है, जो वैश्विक तापमान दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो दिन पे दिन वैश्विक यानी पूरे विश्व का तापमान दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में एक ऐसी हवा है, कांटाबेटिक हवा, जो इस तापमान जो तापमान दिन पे दिन क्या हो रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है दिन पे दिन। तो ये कैटाबेटिक हवाएं क्या होते हैं, उस तापमान को नॉर्मल कर देते हैं, गिरा देती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैज्ञानिकों की ये चिंता है, क्या ये आगे भी काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी।
ठीक है। अब देखो कैटाबैटिक हवा होती कौन सी बता देता हूँ। ये ऊपर चोटी है, तो यहाँ पे हवा होती है ऊपर, ऊपर क्या होती है, कुछ हवा नीचे की होती है, तो नीचे ऊपर की दोनों क्या होती है, ऊपर की जो हवा होती है वो कैसी होती है, गर्म हवा होती है, और जो नीचे की हवा होती है वो कैसी होती है, ठंडी हवा होती है। अब ऐसा होता है जब ये दोनों की दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद यहाँ पे क्या होता है, संघनन होता है, दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो जब संघनन होता है तो गर्म हवा जब ठंडी हवा के अंतर्गत आती है, सापेक्ष में आती है, तो उस समय क्या होता है, जो गर्म हवा क्या हो जाती है, ठंडी हवा हो जाती है। गर्म हवा ठंडी हवा हो जाती है, ठंडी हवा के सापेक्ष में आकर। तो इसके आसपास की जो हवाएं होती हैं, आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहां पर कौन सी हवाएं चलने लगती है, तो कैटाबैटिक हवाएं चलने लगती है, जो वहां के तापमान को गिरा देती हैं, जो कि अच्छी बात है। तो आओ पढ़ते हैं इसमें। तो वैज्ञानिकों ने हिमालय में एक आश्चर्यजनक जलवायु घटना का पता लगाया है, जो वैश्विक जलवायु संकट के प्रभाव को अस्थायी रूप से धीमा कर देती है। अब ये मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सारा का सारा पढ़ लेना। तो ऊपर की हवा होती है, बर्फ के द्रव्यमान के सीधे संपर्क में आने वाली ठंडी हवाओं के बीच एक तापमान का अंतर होता है। ये मतलब क्या होते हैं, ऊपर की हवा और नीचे की हवा आपस में मिलती है, तो गर्म हवा क्या होता है, ठंडी हो जाती है और संघनन हो जाती है। तब वहां पे आसपास क्षेत्र में क्या कैटाबैटिक हवाएं चलने लगती है। तो जून की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि वहाँ पे जो तापमान है, उनके जो ग्लेशियर है, तापमान के कारण 65% क्या हो गया, पिघल रहे हैं, जो 2010 में आई रिपोर्ट थी। अब उनको ये चिंता है, जब ये ठंडी हो जाती है तो ये बर्फ पिघल क्यों रही है। अब उनकी टेंशन ये है क्योंकि ठंडा होने पे बर्फ बर्फ को नहीं पिघलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या पिघल रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कैटाबिटिक हवाओं को। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, हम्बन बटोटा बंदरगाह जो खबरों में था किस देश में है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, पीछे जो मैंने करंट पढ़ाई थी 1 से 7 दिसंबर की, उसमें जरूर पढ़ लेना, डीपली पढ़ाई थी। तो ये हम्बन बटोटा जो बंदरगाह है, ये कहाँ पर है, श्रीलंका। हम्बन बटोटा बंदरगाह कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर है, जो इस समय चीन के अंडर में है। चीन वहां पर कार्य कर रहा है। तो कहाँ पर है, श्रीलंका में। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, रास महोत्सव या रासलीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मैंने उसी करंट में बताया था, तो ये असम में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है, असम। और असम में एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अंदर एक द्वीप है, मांजुली द्वीप, वहां पर ये रासलीला महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। 2030 वर्ल्ड एक्सपो का मेजबान कौन सा शहर करेगा। तो देखो, जो 2030 का वर्ल्ड एक्सपो होगा, ये कहाँ पर होगा, ये रियाद में होगा। ठीक है, यानी सऊदी अरब के अंतर्गत होगा, जो कि वहाँ के इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे किया जा रहा है, ये रियाद में किया जा रहा है। रियाद कहाँ पर है, ये सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है। अब देखो अगला दिया है, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है। तो मेटा यहाँ पे, इसमें फेसबुक का नाम बदल दिया गया मेटा। ठीक है, इस समय मेटा है। तो ये कहाँ पर ये कर्नाटक में किया है, भारत के राज्य में। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कर्नाटक शहर में शुरू किया गया है, जो कर्नाटक राज्य और मीटा के साथ सहयोग हुआ है। इसको ध्यान रखना। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।